हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड आज हम बात करेंगे ढेर सारे पीवाईक्यूज के बारे में विच आर आस्क्ड इन 2017 इन जनवरी शिफ्ट, राइट। ऑलराइट, सो पिछले ईयर्स में 2017 की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2017 में ही पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज को कवर किया है जो नवंबर के शिफ्ट में पूछा गया था, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस which were asked in January shift in 2017 only, right. So हम आगे बात करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस की सीरीज है, टोटल 50 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ इन दिस सीरीज एज वेल, क्योंकि पिछली सीरीज जो थी वो भी 50 क्वेश्चंस की थी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे उनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप रियली तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं कोड 55 के लिए, लेबर लॉ के लिए, तो आपके लिए दैट गोइंग टू बी वेरी 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 मच बेनिफिशियल, राइट। एंड वो सारे पीवाईक्यू जो मैंने अभी कवर कराए हैं पिछले सीरीज में, वो आपके लिए बेनिफिशियल तो होंगे ही। अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज आई हैव कवर्ड थ्योरी पार्ट एज वेल। इन थ्योरी आई हैव कवर्ड यूनिट 1 which is principles and practices of management, and unit 2 human resource management, right. So unit 1 and unit 2 का theory part भी हमने कर लिया है, on which basis questions are arises and questions are asked in examination, तो हमने उस पर भी बात की है। एंड मैं बता दूं आपको, हम जो कोड 55 का टोटल पेपर 2 के लिए टोटल 10 यूनिट्स हैं, हम टोटल 10 यूनिट्स को कवर करेंगे इसी चैनल पर। एंड उन सारे यूनिट से हम थ्योरी पार्ट करेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो थ्योरी भी करेंगे हम विद फुल एक्सप्लेनेशन, विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एंड हम पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन होगा which we'll do first, and let me tell you the why we are here. We are here for, we are, because we are aspirant for cracking the exam for NTA UGC NET JRF 2022, right, right. So जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन मोटो है, क्यों हम हैं यहाँ पर, क्या हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, राइट। सो वो मेन जो मोटो है वो है जेआरएफ क्लियर करने का, नेट क्लियर करने का, राइट। सो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question for this session is, examine the following statements about scientific management and identify those which are true and false. So आपको true and false बताने हैं, right? So let's read option number A. The term scientific management was not coined by Frederick Winslow Taylor. ऑल राइट। सो FW टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं पाया गया था, ये कह रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी आर टाउनीज इंजीनियर एज ए इकोनॉमिस्ट इन्फ्लुएंस टेलर्स आइडिया। ऑप्शन नंबर 2। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, शॉप मैनेजमेंट इम्बॉडीज थर्बलिंग्स, राइट। शॉप मैनेजमेंट क्या कहता है, दैट इम्बॉडीज थर्बलिंग्स, राइट। एंड नाउ ऑप्शन नंबर डी इज लुइस डी Louis D. Brandeis heard the case filed against Taylor's scientific management by trade unions. So ये रहे आपके सामने options. आप क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़िए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर, एंड डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द राइट आंसर हियर एंड विद द फुल एक्सप्लेनेशन, राइट। So for every question I'll provide you 15 seconds, so please go ahead. So here the correct answer for this question is option number 2. The question,
the first question's answer is option number 2. A, B, D are true and C is false. So देखेंगे किस तरह से A, B, D true है और C क्यों false है. सो एक क्या कह रहा है, द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट इज करेक्ट. एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा ही, फेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा ही साइंटिफिक मैनेजमेंट पाया गया था. कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So your answer would be the father of scientific management is F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor, right? And option number 2 क्या कह रहा है, Henry R. Townes engineer as a economist influenced Taylor idea. That is also correct. जो टेलर का आइडिया है वो हेनरी आर टाउनिंग को इन्फ्लुएंस किया था, राइट. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है ये भी देखेंगे. लुइस डी ब्रांडीज हर्ड द केस फाइल्ड अगेंस्ट टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ट्रेड यूनियंस, राइट. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. जब बात की जाती है कि लुइस एंड डी ब्रांडीज का क्या रोल था, तो उनका रोल ये था कि उन्होंने उनके केस को हियर किया था, उनके केस को सुना था. उनके केस, जो भी उनके ऊपर केस किया था ट्रेड यूनियन ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के, उन्होंने उस केस की को लाइक जब कोर्ट में उनका केस गया था तो उन्होंने उस पर बात की थी, उनको हियर किया था उस केस को, राइट. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एज वेल. ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. एंड ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, शॉप मैनेजमेंट इम्बॉडीज थर्बलिंग. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट. Shop management doesn't related to Thorblick process, right? So here the correct option are A, B, D are true and C is false. So this is given in option number 2. So as per the question, option number 2 would be the correct answer for this question, right? Let's move to next question. The question is, which of the following statements about open system as given by Daniel Katz and Robert Khan are true? So आपको true find करना है. Let me read the question again. Which of the following statements about open system as given by Daniel Katz and Robert Khan are true? So आपके सामने options हैं. Option number A, the exportation of energetic inputs into the environment. Option number B, transformation of available energy as throughput so that work is done. Option number C, the importation of the output from the environment. And option number D, a cycle of events in which the product exported to the environment provides the energy for repetition of the cycle. So आपके सामने ये रहे question. You just need to read the question carefully and try to find the answer, and then I will let you know the answer. So here the correct answer for this question is option number 3. B and D are true. यहाँ पे true पूछा है तो हम true की बात अगर करते हैं तो A, B and D are true. देखेंगे A क्या कह रहा है. Option number A is saying the exportation of energetic input into the environment. ये wrong option है क्योंकि हम environment से energy लेते हैं, ना कि हम एनवायरनमेंट में एनर्जी देते हैं, राइट. सो वी टेक एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ना कि हम एनर्जी देते हैं एनवायरनमेंट को. सो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी एज थ्रूपुट सो दैट वर्क इज डन. ऑब्वियसली बात है, आप जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे थ्रू आउट, देन ओनली यू गेट द वर्क डन, राइट. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. And also that is this option is true. And option number C is what option number C is saying, the importation of the output from the environment, the importation of the output from the environment, right. of the output from the, ये भी incorrect होगा, ये भी correct sentence नहीं है, इसमें correct
लाइक बात आपको जैसे सटीक होनी चाहिए वैसे सटीक नहीं दिया गया है, सो दिस वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, ए साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू द एनवायरमेंट provides the energy for a repetition of the cycle. So that would be the correct option. So here option number B and D are true, right? Let's move to next question. Question number 3, match the following. List 1 में theme दी गई है, list 2 में propagators दिए गए हैं, right? So आपको बताना है इसमें post cog क्या होता है, right? पोस्ट कॉप का कभी कभी आपने देखा होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए में देख रहे हैं पोस्ट कॉप, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, राइट? एंड हु हैज गिवन पोस्ट कॉप ये भी पूछता है, तो यहाँ पे मैच करने का दिया है तो आपने इसे सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, बिफोर द एग्जामिनेशन यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम में हैं और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, सो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या फिर ये क्वेश्चन तो पढ़ा तो था लेकिन कुछ बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि आपने उस पर रिविजन नहीं किया होगा आई गेस। तो ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। अगर हम कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और उस पर रिविजन नहीं करते, उसको दोबारा कभी देखने का मौका नहीं मिलता, वो स्किप हो जाता है, या फिर हम ऐसे ही एक बार पढ़े या फिर उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, और वो भले ही वो इजी क्वेश्चन हो, आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, राइट? वो टाइम टेकिंग हो जाता है आपके लिए। तो इस तरह से आप कभी भी जब एग्जाम में जाएं, जब भी हम एग्जाम में होते हैं तो हम एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, राइट? अगर या तो कभी मैच वाले ऑप्शन हो जाते हैं, अगर आपने किसी एक का आपको पता है, आपने उसको मैच कर लिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 50% चांस ये रहता है कि एक का अगर आपने मैच कर लिया, एक का आपको करेक्ट मैच मिल गया, तो बाकी के 3 आप इजिली कर लेते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट करके कि अच्छा ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए में ये सपोज ए में ए को 3 से मैच किया है इसमें, राइट? तो वो आपको पता है कि ए का 3 ही होगा, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, और ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन के एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं, उसमें आपका टाइम भी बच जाता है। सो ये होता है कि आप टेक्निक यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, तो आप हार्ड क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग है, जो कि आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता और कोई इजी नहीं होता, इट्स अप टू स्टडी, राइट? तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन हार्ड है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल वर्क फॉर यू। यहाँ पे पोस्ट कॉप की बात कर रहे थे हम लोग कि पोस्ट कॉप के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, किसने दिया था, हु इज द प्रोपागेटर ऑफ दिस, ये भी आ जाता है। यहाँ पर आपको मैच करने को दिया, तो आपको आप देख रहे होंगे किस पोस्ट कॉप को किसने दिया था, एस्पिरिट डी कॉप्स को किसने दिया था, इंटीग्रेशन थ्योरी किसने दी थी, द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल गई, राइट? सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is option number 2 would be the correct answer. Let's see how it how it matched. So आप देखेंगे पोस्ट कॉप का सही मैच क्या है, इसके प्रोपागेटर कौन है? सो पोस्ट कॉप के प्रोपागेटर हैं लूथर गुलिक, right? So post cop is given by Luther Gulick. Esprit de Corps is given by Henry Fayol. Henry Fayol ने Esprit de Corps दिया है, and इंटीग्रेशन थ्योरी इज गिवन बाय मेरी पार्कर फॉलेट। इंटीग्रेशन जहाँ पे आप इंटीग्रेट होके काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, इंटीग्रेटेड होके काम करते हैं, दैट इज गिवन बाय मेरी पार्कर फॉलेट। एंड द एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय जॉर्ज ए पिनॉक।
सो ये रहा है आपका सही मैच। आप क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में 2017 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है पिछले ईयर्स में, और अपकमिंग एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So here the correct, again you'll have to match the options. So match करना, list वन को list टू से match करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए is saying critical activity, and option number B is saying needed activity, and option number C is saying peripheral activity. तो इनको आपको सही match करना है, moderate, high and low में। So I'm giving you 15 seconds as well, again for this question, and you just need to solve the question. So here the correct answer for this question is option number 4. आप देखेंगे यहाँ पर 4 कैसे होगा? क्रिटिकल एक्टिविटी विल लो, जो आपका डिग्री ऑफ डेलीगेशन होगा इसका वो लो होगा। क्रिटिकल एक्टिविटी में आपका जो डिग्री ऑफ डेलीगेशन होगा वो लो होगा। नीडेड एक्टिविटी में आपका जो डिग्री ऑफ डेलीगेशन होगा वो होगा मॉडरेट। नीडेड एक्टिविटी में जहाँ पे आपकी नीड होगी वो मॉडरेट होगी, एंड पेरिफेरल एक्टिविटी में आपका जो डिग्री ऑफ डेलीगेशन होगा दैट विल हाई। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज 4। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, एंड सी का 2 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We'll read fifth question. The question is, the steps in planning process are jumbled up, arrange them in correct sequence. So ये आपके सामने रहे options. Option number A, specifying alternatives. Option number C, goal setting. Option number A, specifying alternatives. Option number B, or analyzing alternatives. Option number C, goal setting. Option number D, elaborating plans and specifying details. And option number E, establishing standards for measurement. Option number A, F, maintaining communication. Option number G, maintaining a time perspective. Option number H, planning for unpredictable contingencies. Option number I, organizing. Option number J, implementing. Option number K, ensuring participation. And option number L, follow up, providing for flexibility, right? So आपको मैं दे रही हूँ 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सिर्फ सही सीक्वेंस में इसको लेके आना, जो सबसे पहले क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, पहले आप एलिमिनेट करके देखिए। 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 ऑप्शन अगर आपको मिल गए तो आप समझ जाएंगे। So here the correct answer for this question is option number 1. यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस आपको पूछा था आपका कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आपको अरेंज करना था। सो द राइट अरेंजमेंट इन द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, गोल सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आप गोल की सेटिंग करेंगे। सो आप इजिली देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आ सकता है। आप देख रहे हैं सी ए 1 में भी आया है, 2 में भी आया है, 4 में भी आया है, सिर्फ 3 में नहीं आया। तो 3 को आप एलिमिनेट कर देंगे कि इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सी आप श्योर है कि गोल सेटिंग सबसे पहले होगा, तो गोल सेटिंग विल कम फर्स्ट, राइट। उसके बाद क्या आना चाहिए आप देखेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ई, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट। आप जब गोल सेटिंग कर लेंगे तो आप मेजरमेंट, स्टैंडर्ड का मेजरमेंट करेंगे, राइट।
सो वो आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या आ सकता है उसके बाद। अब ऑप्शन नंबर आप जी देखेंगे, उसके बाद दिख रहा है मेंटेनिंग ए टाइम पर्सपेक्टिव। पहले आप गोल सेटिंग करते हैं, फिर स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड को, उनको मेजर करते हैं, एंड देन आप मेंटेन करते हैं टाइम पर्सपेक्टिव। उसके बाद आप करते हैं स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, एंड देन यू डू एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स। आप पहले स्पेसिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, फिर उसके बाद आप एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, फिर आप क्या करते हैं, आप करते हैं इलेबोरेटिंग प्लान्स एंड स्पेसिफाइंग डिटेल्स। आप इलेबोरेट करते हैं प्लान्स को एंड उसको स्पेसिफाई करते हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज यू इंश्योर पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। फिर आप मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन को। उसके बाद आप करते हैं ऑप्शन नंबर एफ, दैट इज मेंटेनिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आई, आई इज ऑर्गेनाइजिंग, एंड देन यू डू इम्प्लीमेंटिंग, देन यू डू इन follow up, follow up for flexibility, and lastly what you do is planning for unpredictable contingency, right? So follow up providing for flexibility, और follow up के बाद फिर आप प्लान करते हैं फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिन्यूशन, क्योंकि आप सबसे पहले गोल सेट करते हैं, फिर इंश्योर करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं मेजरमेंट को, स्टैंडर्ड्स को, फिर आप मेंटेन करते हैं टाइम को, फिर स्पेसिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, फिर आप एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, सो ऑन, राइट? सो लास्ट में आप जब फॉलो अप वाला प्रोसेस करते हैं सबसे लास्ट में होता है। अगर आपके पास ये प्लानिंग फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिजेंसी नहीं होता तो सबसे लास्ट आपका ऑप्शन फॉलो अप ही होता। लेकिन फॉलो अप के बाद आप अगेन प्लान करते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल चीजें क्या हो सकती हैं, क्या अराइज हो सकती हैं, ऐसी चीजें जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। तो आप अनप्रिडिक्टेबल चीजों के लिए भी आप तैयार रहें, अलर्ट रहें। सो आप लास्ट में प्लानिंग फॉर अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिजेंसीज का भी ध्यान रखेंगे, राइट? सो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल। ऑप्शन नंबर बी, वर्कफोर्स कमिटमेंट मॉडल। ऑप्शन नंबर सी, लेबर ट्रांजैक्शन मॉडल, एंड ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड मॉडल। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। आपको इनको मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैं आपको दे रही हूँ 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड। राइट, सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे किस तरह से मैच किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लेबर परचेज मॉडल इज डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर 2 3 से मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फर्म्स वुड एम्प्लॉय वर्कर्स फॉर एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म वेल एंड द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू पे। सो लॉन्ग टर्म की जहां पे बात होती है वहां पे आप बात करेंगे फर्म्स वुड एम्प्लॉय वर्कर्स फॉर एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म वेल। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आप इंप्लॉइज को तभी तक रखेंगे जब तक कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, राइट? तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की कैपेसिटी होती है उनको पे करने की फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट? जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, वर्कफोर्स कमिटमेंट मॉडल। वर्कफोर्स कमिटमेंट मॉडल क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू elicit लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड organization can develop social and intellectual capital within the boundaries of the firm. So this would be the correct option for option number B, and option number C is saying ऑप्शन नंबर 1 से मैच होगा ये, seek to minimize wage and benefit cost and employment level within organizational boundaries, right? And
outsourcing and externalization of employment are encouraged. So आपका ऑप्शन नंबर सी का मैच हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंड डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2. अब देखेंगे मिक्स्ड मॉडल किसे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 से, दैट इज डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट मॉडल फॉर कोर एंड नॉन कोर वर्क आर एडॉप्टेड. सो इस तरह से आप मैचिंग करेंगे एंड आप ऐसे क्वेश्चंस को अगेन देखेंगे, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा. या तो आप कॉन्सेप्चुअली उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि रट्टा मार के करेंगे तो आप कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में. सो यू विल हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल while studying. Let's move to next question. The seventh question for this session is option number A. आपको यहाँ पे ट्रू पूछा है कि स्टेटमेंट में क्या ट्रू है, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए इज configurational or bundle theorist purpose that there are ideal types of configurations of HR practices that promote synergies. Option number B, high performance work system combining information sharing, decentralized decision making via teams, participative management at operational, tactical and strategic levels are however not part of the configurational framework, right. So options है आपके सामने only A, option number 2 only B, option number 3 both A and B. So आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है. ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, दैट इज नाइदर A एंड B. ना तो A है ना तो B है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, राइट. सो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना कि बी. सो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में. configurational or bundle theorist purpose that there are ideal types of configurations of HR practices that promote synergy, right. so यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द ट्रू. एंड ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जब हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम की जब बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात नहीं होती है. डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग वाया टीम्स ये भी नहीं होता है. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एट ऑपरेशनल ये भी नहीं होता है. टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल आर हाउएवर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशनल फ्रेमवर्क. यहाँ पे क्योंकि लास्ट में आके आपने देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है नॉट पार्ट ऑफ, राइट. सो एग्जैक्टली जो कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि ये सारी चीजें जो परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम कॉम्बिनेशन शेयरिंग कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये एक्चुअली मैंने पिछले रॉन्गली क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना आपको उसका जो मेन कहने का मतलब था उस पर मैंने रिएक्ट किया. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस मेन मीनिंग ऑफ दिस लाइंस आर कि दे आर करेक्ट लाइक, लेकिन हाउएवर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फ्रेमवर्क. यहाँ पे अगर नॉट नहीं होता तो ये ऑप्शन भी ट्रू होता, ये भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नॉट दे दिया है, दैट इज इनकरेक्ट, राइट. सो क्योंकि आप जब भी हाई परफॉर्मेंस की बात करेंगे सिस्टम में तब आपकी जो कॉम्बिनेशन होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात होती है वहां पे, राइट. डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की बात होती है टीम में. क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी पावर, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे पावर अगर टॉप मैनेजमेंट के पास होंगे तो वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो अचीवमेंट का जो पावर होता है, जो टाइम पीरियड होता है अचीवमेंट का, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता. क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप खुद नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप बाउंड है. लेकिन जहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जहाँ पे पावर मैनेजर्स के भी हाथ में होता है, सबऑर्डिनेट के पास भी होता है, वर्कर्स के पास भी होता है, वो अपने लेवल पे
डिसीजन ले सकते हैं, किस काम को किस तरह से कराया जाना चाहिए, कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, वो उनके पास भी अथॉरिटी एंड पावर होना चाहिए। सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वो वर्क इफेक्टिव होता है, वो टारगेट अचीव करने में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। इवन यू कैन से वो टाइम से पहले भी कर सकते हैं, करते भी हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर लास्ट में जो लाइन लिखी है नॉट अगर नहीं होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नॉट लिख दिया है इसलिए इनकरेक्ट हो गया, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी correct. Option number one will be the correct option. A only is the true option, right? सो इस सेशन के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मैं टोटल 50 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आई हूँ ये क्वेश्चन, और आगे चल के हम इनके जो आगे का जो पार्ट है वो भी मैं कवर कराऊंगी, और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ना कि रट्टा मारेंगे। कहीं पे भी आपको कोई लगता है कि लैक है, समझाने में कोई कमी है, या फिर पीपीटी में कोई दिक्कत लगती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो फॉर्मेट है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है, एनीथिंग इफ यू फाइंड इनकरेक्ट इन जो लगता है कि आपको दैट शुड बी रिमूव्ड एंड दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, तो ऐसा कुछ अगर लगता है तो देन यू जस्ट लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी अच्छा लगता है, कंटेंट जो मैं लेके आती हूँ आपके लिए तैयार करती हूँ वो अच्छा लगता है, तो यू कैन कमेंट। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, राइट। सो अच्छा और बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम हियर टू लिसन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।